सभी प्यारे बच्चों का के रीजनिंग अड्डा में स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी प्यारे बच्चों का मेरा आशीर्वाद और स्नेह। मैं कन्हैया कुमार आप लोगों के बीच आया हूं आज रीजनिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए, रीजनिंग के बारे में बताने के लिए। और सबसे पहले बहुत दिनों से मैं देख रहा था, बहुत से बच्चों का यह डिमांड आ रहा था, सर रीजनिंग सर आप पढ़ाइए हम लोगों को, यूट्यूब पे के माध्यम से ही पढ़ाइए, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाइए। बहुत दिनों से वर्षों से आ रहा था डिमांड, तो मैं सोचा क्यों ना उन बच्चों के लिए डिमांड पूरा करूं। और उन बच्चों का डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैंने आज पहला क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास आप लोग के बीच शुरू किया हूं रीजनिंग के बारे में। इससे दो बेनिफिट मिलेंगे, खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, किसी कारणवश क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं, उनके पेरेंट्स इतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं जो बाहर जाके बच्चे क्लास में पैसा दे के पढ़ाई करें। क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं जनरल कंपटीशन में लगभग सभी बच्चे गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो आते हैं इस फील्ड में और अपना फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे आते हैं जनरल कंपटीशन वनडे का प्रिपरेशन करने के लिए। ज़्यादा पैसे वाले लोग जो बच्चे होते हैं तो इंजीनियरिंग मेडिकल का प्रिपरेशन करने चले जाते हैं। विशेष तौर पर हमने जो देखा अपने अध्यापन काल के दौरान, जो हमने देखा बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, अगर एडमिशन भी लिए हैं बहुत सारे बच्चे तो उनके पेरेंट्स चावल बेच करके, गेहूं बेच करके अपने बच्चे को का एडमिशन करवाते हैं और बच्चे अपना प्रिपरेशन करके अपने लाइफ को सिक्योर करते हैं, सरकारी जैसे प्रतिष्ठित नौकरी को प्राप्त करते हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए मेरा मकसद रहेगा जो मैं कुछ करूं। और आज मैं रीजनिंग के बारे में बताऊंगा इंट्रोडक्शन क्लास में। रीजनिंग क्या है, सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को मैं ये बता दूं, क्या रीजनिंग एक सब्जेक्ट है? अगर आपके मन में प्रश्न आएगा क्या रीजनिंग एक सब्जेक्ट है, तो क्या जवाब आएगा? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। रीजनिंग अगर एक सब्जेक्ट होता तो हम लोग मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी कहीं ना कहीं पढ़े होते किसी सब्जेक्ट के रूप में। क्या पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं जो ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट और भी अगर होता भी तो इसका कोई ना कोई जन्मदाता होता, फादर होता। जैसे आप सब जानते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी है, फादर ऑफ हिस्ट्री है, फादर ऑफ बायोलॉजी है ना। तो इसका कोई फादर नहीं है, जन्मदाता नहीं है, और इसलिए इसको हम सब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं। इसको एक तर्क शक्ति के रूप में हम लोग जानते हैं। ये एक तार्किक शक्ति है ना। इसको दो भागों में बांटा गया है, वर्बल, बेसिकली इसको दो भागों में बांटा गया है, वर्बल और नॉन वर्बल, भाषिक और अभाषिक, है ना। भाषिक क्या होता है? जब हम अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को किसी लैंग्वेज के मदद से अगर हम व्यक्त करते हैं तो उसे वर्बल रीजनिंग कहा जाता है। और जब हम अपनी फीलिंग्स को किसी लैंग्वेज के मदद से नहीं बल्कि सिंबल, प्रतीक के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे नॉन वर्बल रीजनिंग कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, G20 का, G8 का, आसियान का, विश्व बैंक का, किसी का सम्मेलन हो रहा है, सपोज दैट अमेरिका में या कहीं हो रहा है, तो वहाँ हमारे देश का नेतृत्व अगर कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो जहाँ मीटिंग हो रहा होता है वहाँ पे टेबल पे लिखा होता है सभी देश के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधित्व होते हैं, वो उनका लिखा होता है। जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं वहाँ पे, तो PM ऑफ इंडिया अगर लिखा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं वर्बल रीजनिंग को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा रीजनिंग हो गया वर्बल रीजनिंग। और जब यहाँ पे ये नहीं लिखा हो के यहाँ पे सिर्फ तिरंगा झंडा अगर हमारा दे दिया जाए तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉन वर्बल रीजनिंग को। आई समझ में बात? तो वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग आपने समझा। अब वर्बल रीजनिंग को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, कॉमन सेंस और एनालिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग। जैसे अपनी बातों को जब हम साधारण रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे कॉमन सेंस के अंतर्गत रखते हैं, और जब हम अपनी बातों या विचारों को एक अच्छे वर्ड का कलेक्शन करके स्वस्थ तरीके से अगर व्यक्त करते हैं तो उसे एनालिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। आज भाई इतना ही, आज के क्लास इंट्रोडक्शन क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।